अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुआशी, सफारती और सियासी महाज के साथ साथ एक बार फिर मुस्लिम लीग नवाज के सरबरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की सूरत एक नए चैलेंज का सामना है और बात डील से बढ़कर अब अगले सेटअप की तश्कील और अहम स्टेक होल्डर्स के दरमियान एक फ्यूचर इंगेजमेंट की हो चुकी है। नाज़रीन, इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं इसी हफ्ते एक बहुत कलीदी मेक और ब्रेक सिचुएशन के अंदर हुकूमत अपने आप को पाएगी और वो है IMF का नया मनी बिल जो मुतारिफ करवाना है। 12 जनवरी जो है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग की डेडलाइन है जो बहुत करीब आ चुकी है और जो मराहिल हमने तय करने हैं इस लेजिस्लेशन को यकीनी बनाते हुए, एक स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के हवाले से है, एक मनी बिल है जिसके ऊपर 350 अरब की टैक्स एग्जेम्पशंस को विड्रॉ किया जाएगा। ये ऑपोजिशन होने नहीं देगी, बहुत रेजिस्ट करेगी। कैसे मुमकिन बनाएगी इस मरहले को स्मूथ तरीन आयरन आउट करने के लिए हुकूमत? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस हफ्ते का कल ही पेश किया जा रहा है शौकत तरीन साहब की तरफ से कैबिनेट को, कैबिनेट से नेशनल असेंबली आएगा, फिर सेनेट जाएगा। मगर इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि घरेलू सारिफीन हो, इंडस्ट्री हो, सबको शदीद चैलेंज का सामना है। वो गैस की किल्लत की वजह से है। 14 की जगह 12 कार्गोज़ का प्लान किया गया था इस हुकूमत की जानिब से। ऑफकोर्स 2 डिफ़ॉल्ट्स हो गए, एक नवंबर में, एक जनवरी में होने जा रहा है ये डिफ़ॉल्ट गनवर का। उसकी वजह से शदीद मिस मैनेजमेंट भी देखी गई है। कुछ हालात भी हैं मगर बहुत मिस मैनेजमेंट भी है। टाइमली ऑर्डर ना करना अपने कार्गोज़, गलत प्राइसेस के ऊपर, जब सस्ते थे ऑर्डर ना करना, महंगे रेट्स के ऊपर लेना। और गैस महंगी जब है तो तब हम देख रहे हैं हम इस सिचुएशन में कि हमें गैस मिल ही नहीं रही। चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एप्टमा हैं, दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, सब सरापा एहतजाज हैं। आने वाले दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ महंगाई के एवज अपने आप को रीस्ट्रक्चर कैसे करेगी? दीज आर ऑल द बिग क्वेश्चंस जो हमें 2022 की तरफ लेके जा रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब असद उमर साहब, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं और वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी हैं अभी, और ताज़ा तरीन इंडक्ट हुए हैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ टू राइट अ लॉट ऑफ रॉन्ग्स अपेरेंटली। असद उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। पहले तो फरमाइएगा कि ये गालिबन पहले भी आपको ऑफर की गई थी सेक्रेटरी जनरल बनने की, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट्स व्हेन जहांगीर खान तरीन साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे और आपने ना कर दी थी। तो तब की ना और आज की हाँ में क्या फ़र्क है? एक्चुअली मैं पहली दफ़ा ऑफ़र हुई थी 2013 के इलेक्शन से पहले, और फिर 2013 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद जब परवेज़ खट्टक चीफ मिनिस्टर बने थे, और दोनों दफ़ा मेरी कोई वजूहात थी मेरे ख्याल में पार्टी के लिए बेहतर था उस वक़्त आरिफ अलवी का कंटिन्यू करना। हालांकि उन्होंने ख़ुद, आरिफ अलवी ने मुझे ख़ुद ये ऑफ़र की थी कि आप सेक्रेटरी जनरल बने। उसके बाद मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरी था कि जहांगीर खान तरीन जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल पार्टी के बने। जो उस वक़्त थी वो तो हमारा एक काइंड ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट था। मैं और खान साहब साथ बैठे हुए थे जिस वक़्त जहांगीर तरीन का फ़ैसला आया, और फिर हम साथ ही कराची से इस्लामाबाद वापस आए थे। सो मेरा कहना यह था कि जब तक जहांगीर की अपील जो है वो सुनी नहीं जाती और उस पर फ़ैसला नहीं आता तो हमें पोजीशन खाली रखनी चाहिए। वो मेरा अपना ज़ात का, ये किसी और का नहीं था। मेरे ख्याल में हमें इतनी दिखाना चाहिए पेशेंस और ग्रेस कि अगर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया और ज़ाहिर है वो हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, हम तो उनकी बात का यकीन रखते हैं, तो कम से कम उनका अपील प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होने देना चाहिए इससे पहले कि किसी और को लगाया जाए उस पोजीशन पे। मगर पोजीशन काफ़ी सेंसिटिव है, बहुत सी जगहों पे पोजीशन लेनी पड़ती है। बहुत से लोग खफा भी होते हैं, नाराज़ भी होते हैं, और अब आपको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है एक ऐसे वक्त में सौंपी गई है जब अगला जनरल इलेक्शन सर पे खड़ा है और जमात को एक दफ़ा फिर मुनज़्ज़म करना है, मुत्तहिद करना है, इसके अंदर डिसिप्लिन लाने की कोशिश करनी है। तो ये तो सख्त फैसले इस टाइम पर करने होंगे। 17 तहसीलें जो हैं आपके मुखालिफिन जीत गए, 13-14 आप जीत सके हैं, लेकिन हर बड़े शहर में कहीं भी मेयरशिप हाथ नहीं आई। इट इज़ अ टाइम फॉर बड़े बड़े फैसले करने हैं। You do realize what you've been set up for? जी, मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अगर आप किसी को नाराज़ करने को तैयार नहीं हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि सियासत में इंसान काम करे। आइसक्रीम भी बेच सकते हैं, सब लोग खुश रहेंगे आपसे। आपको क्या लग रहा है कि इसको देखना चाहिए, ज़रा इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि कहीं लीडर ऑफ द शिप, जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे, द रॉट बिगिंस ऑन टॉप, द प्रॉब्लम इज़ ऑन टॉप, निचली सतह में नहीं आती। कहीं क़यादत ख़राब है। अगर आप अगले इलेक्शंस में इन्हीं 2 वज़राए आला के साथ जाएंगे, बुज़दार साहब और महमूद साहब, आई मीन इन चीज़ों के ऊपर आपको लगता है वक्त है कि नज़रसानी करनी चाहिए?
इस मामले में मेरी राय जो है ना बड़ी वाज़ेह है। आप जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इलेक्शन मेरा जिस दिन फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिज़ाइन किया था और पीएम ने कहा था कि आप अपना पोर्टफोलियो चेंज करके एनर्जी में जाएं, उस दिन के भी आप जवाब देख लेते तो मैं बिल्कुल वाज़ेह है मेरे दिमाग के अंदर, वोट इमरान खान को पड़ा है, जिम्मेदारी इमरान खान की है, इसलिए इख्तियार बड़े बड़े ओहदों पर किसने बैठना है वो भी इमरान खान के पास ही होना चाहिए। राय हम सब ज़रूर दे सकते हैं। मगर सर बताएं, इस महंगाई के होते हुए आप कोई भी इलेक्शन जीत सकते हैं, आपकी क्या राय है जाती इस पे? महंगाई की आपने बात की, इसमें कोई शक ही नहीं है मेहर कि महंगाई जब होती है तो जो भी हुकूमत हो और दुनिया के किसी हिस्से में भी वो हुकूमत हो तो वो उसको नुकसान पहुंचता है। जो नताइज आए हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में पहले फेज़ के अंदर, वो हमें पसंद नहीं आए। हमारे ख्याल में इससे बेहतर रिज़ल्ट आना चाहिए था, लेकिन इस रिज़ल्ट के जो आया है उसके मुताबिक भी 13 तहसील जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं और पीपल्स पार्टी, ANP और मुस्लिम लीग नून ने मिला के 9 तहसीलें जीती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, अभी भी इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन हाँ इससे नुकसान ज़रूर होता है और अगर महंगाई ना होती तो शायद हम इससे ज़्यादा सीटें जीतते हैं। देखें अब 2-3 बड़े इशूज़ हैं ना असद उमर साहब। एक तो आप देखें ना, हर तरह से मुख्तलिफ बयानियाँ आ रहे हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमने टिकट सही नहीं बांटे तो हम इलेक्शन हारे हैं और आइंदा ये नहीं होगा। यूसुफजई साहब और आपके दीगर रहनुमा कह रहे हैं कि भाई ये महंगाई की वजह से ज़्यादा बड़ा अंसर था इसमें। तो एक्चुअल वजह है क्या आपके नज़दीक? दोनों चीजें, ये दोनों चीजें इसके अंदर उन्होंने रोल प्ले किया है। दोनों नहीं बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है वो। हाँ, इमरान खान साहब रियलाइज इसके अंदर महंगाई भी है क्योंकि उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया ना अपनी ट्वीट में। नहीं देखें वो जो महंगाई जो ग्लोबल वो उसने जिक्र इसलिए नहीं किया कि वो तो ग्लोबल इन्फ्लेशन है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से नुकसान हुआ, लेकिन टिकट बांटना तो हमारे इख्तियार में था ना, ये तो किसी और की जिम्मेदारी नहीं थी। तो उन्होंने, जैसे मैं पहले कह रहा था कि वो फैसले करते हैं और उसके बाद जिम्मेदारी कबूल करते हैं, तो वो जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं कि जो हमारे अपने हाथ में जो फैसले थे उसके अंदर बेहतरी हो सकती थी, वरना ये इमरान खान बिल्कुल वाजे हैं इसके इस वक्त कि ये महंगाई जो है उसकी वजह से सियासी असर ज़रूर पड़ता है। दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों मुहर्रिकात जो हैं इसके अंदर शामिल थे जो रिजल्ट्स आए। असद उमर साहब, आई विल नॉट गेट इनटू दिस डिबेट राइट नाउ विद यू कि माहिर मुईशियात जो हैं बहुत से उनमें से बेशतर का ये मानना है कि 2/3 जो महंगाई की वजह है वो मिसमैनेजमेंट है हमारी लोकल। आप देख रहे हैं फ्यूल प्राइसेस भी नीचे आ रही हैं, कोल प्राइसेस भी नीचे आ रही हैं, मगर लेट्स लीव दैट फॉर अ सेकंड। द फैक्ट रिमेन्स कि द सिंगुलरली जो सबसे बड़ी कामयाबी जो PDM की रही है या अपोजिशन पार्टियों की रही है वो लिंक करना है बेसिकली महंगाई को तहरीक इंसाफ की नाअहली से, बल्कि इस हद तक ये नकम्मे हैं, ये नालायक हैं। ये पिछले 4.25 साल से ये एक सिंगुलर कामयाबी रही है, यानी कि आम आदमी को बावर करवाना कि इसका इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस से कोई लेना देना नहीं है, ये बड़े नकम्मे हैं जो ये हालात हो गए हैं मुल्क के। यू डू रियलाइज कि ये इनकी कामयाबी है? ये उनकी काबिज ज़रूर रही है और ज़रूर किसी हद तक उसके अंदर उनको पजीराई भी हासिल हुई होगी, लेकिन इस 4.25 साल के बयानिए के बाद गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत तहरीक इंसाफ ने बनाई, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तहरीक इंसाफ ने बनाई, और जैसे मैंने जिक्र किया ये पार्टीज़ जो इस बयानिए को लीड करती हैं उन सब की मिलके इतनी खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में सीटें नहीं आई जितनी तहरीक इंसाफ को आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे अवाम उनकी इस बात को मान रहे हैं। जहाँ तक ये माहिर मईशियात है ना, इनको प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर किसी दिन बिठा दें। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक कमोडिटी की, मैं ये जो है ना जनरल स्टेटमेंट्स नहीं देता कि ये इनकी नाअहली की वजह से इस इंटरव्यू में बिठा देती, आप बैठते ही नहीं है। नहीं ये ऐसे नहीं होगा एक प्रोग्राम के अंदर, ये फिर बैठेंगे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारा मीडिया सामने लाइव, और मैं एक एक कमोडिटी जो की कमोडिटी में, क्योंकि मैं कर चुका हूं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया था कि किस तरीके से just allow me to whenever I am ready, सारा मीडिया सामने and I am ready to sit, जो भी बैठना चाहे साथ मेरे। मैं जस्ट कंप्लीट अगर कर लूं, जैसे आपने एक चीज की मिसाल दी, तेल की कीमत नीचे आ रही है, मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिखाया था कि 82% इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर गई थी और पाकिस्तान में कीमत जो है उसकी 1/4 बढ़ी थी। और उसकी वजह यह थी कि इमरान खान ने टैक्सेस कट कर करके एक वक्त तो यह आ गया था कि PDL 0 हो गया था और सेल्स टैक्स ना होने के बराबर था। सो ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है कि माहिर मईशियात ये बता रहे हैं कि जो महंगाई हमें नजर आ रही है उसका इंपोर्टेड इन्फ्लेशन से ताल्लुक नहीं है, उसका मैनेजमेंट से ताल्लुक है। एंड एज आई सेड, मेरी ऑफर ऑन एयर मौजूद है,
सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ आगे बैठ जाएं, आई एम बी हैप्पी टू सिट डाउन एंड हैव दिस कॉन्वर्सेशन। अच्छा, एहसन इकबाल साहब ने कल ट्वीट की कि 1.5 अरब डॉलर का जो गैप है, डिस्क्रिपेंसी है आपके डेटा के अंदर, वो बहुत ही परेशान कुन है। एक गैप जो आपका बोर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इंपोर्ट डेटा में आ रहा है 1.5 अरब का, यानी कि नवंबर 2021 का मोर स्पेसिफिकली। हमारा वैसे ही करंट अकाउंट डेफिसिट खतरनाक हद तक बढ़ चुका है, मगर उसके बावजूद ये डिस्क्रिपेंसी जो है ये इन हाइट्स पे कभी नहीं पहुंची हमारी तारीख में। 2013 से पहली डिस्क्रिपेंसी को हाईलाइट किया गया था, और अब ये आप मेहताब हैदर साहब की खबर आपने ज़रूर पढ़ी होगी। ये क्या मुअम्मा है? अच्छा, उसका एक तो एहसन इकबाल साहब पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स को कभी उन्होंने हेड नहीं किया या उनके नीचे वो नहीं रही, और ना उन्होंने स्टेट बैंक के बोर्ड पे सर्व किया हुआ। अदरवाइज़ उनको ये पता होता कि दो मुख्तलिफ बेसिस होते हैं रिपोर्टिंग के। जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स डेटा रिपोर्ट करता है वो फिज़िकल गुड्स की मूवमेंट का डेटा होता है, यानी अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ बॉर्डर से क्रॉस करके कस्टम्स के थ्रू आ गई तो वो इंपोर्ट में शो हो जाती है, और अगर बाहर चलेगी तो एक्सपोर्ट में शो हो जाती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डेटा जो है वो शो करता है फाइनेंशियल पेमेंट्स को, और फाइनेंशियल पेमेंट के अंदर फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ प्रोडक्ट के अंदर वक्त में लैग होता है। ये पहले भी लैग इससे ज़्यादा बड़ी अमाउंट्स के रहते रहे। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इस दफ़ा ज़्यादा बड़ी है, और उसकी वजह यह है कि इस दफ़ा ट्रेड जो है वो है सबसे ज़्यादा, रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर इंपोर्ट्स हुई हैं, इसलिए वो गैप भी आपको ज़रा बड़ा नज़र आ रहा है। ये अगले हफ्तों के अंदर, चंद माह के अंदर रिकन्सिलिएशन सामने आ जाएगी आपके। लेकिन मजे की बात यह, अगर मैं इस पे कमेंट कर दूं, ज्यादा इंपोर्ट्स खसारा कौन दिखा रहा है? ज्यादा खसारा दिखा रहा है पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स, जो असद उमर की वजारत के नीचे इदारा है, और यानी फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली जिसको कंट्रोल करती है। और कम खसारा वो दिखा रहा है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो एक आजाद इदारा है। तो अगर एहसन इकबाल साहब को शक है किसी की कार्रवाई पे, तो वो एक आज़ाद अदारे के ऊपर है। उनको तो शाबाश देनी चाहिए कि हुकूमती इदारा जो है वो बिल्कुल हकीकत दिखा रहा है। मुझे ये बताइएगा असद उमर साहब, अब आने वाले दिनों, एंड बिफोर वी गेट टू द मनी बिल जिसके ऊपर एक बहुत अभी इशू खड़ा होगा, 2 तिहाई तलवार है, ऑफ कोर्स ईदर विच वे कैश 22 पोजीशन है। सर, राना शमीम साहब ने एफिडेविट नवाज शरीफ के दफ्तर में एलिजिडली साइन किया है, और नोटरी का यही कहना है कि उधर साइन किया है, और बड़े उनके करीबी ताल्लुकात थे जो दिखाई दे रहा था नवाज शरीफ साहब के भी और राना शमीम के भी। आपकी जमात इसको किस तरह देख रही है? और बिकॉज क्योंकि आपने परसू तो किया नहीं इन एलिगेशंस को कि इनकी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई जाए, क्या वाकई इस तरह हुआ था? इवन बाद में जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो आई, उसके ऊपर भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई गई, ना पहल की गई। मैंने अटॉर्नी जनरल का भी इंटरव्यू किया, सो यही बेहतर समझा गया कि हम बाय स्टैंडर्ड रहें, और इस तरह नहीं गो के आई पर्सनली थिंक करनी चाहिए थी। अब ये नए इंकशाफात जो सामने आ रहे हैं, इनको क्या पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाएगा या लीगली? देखिए, राना शमीम साहब तो बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, और ये पहले भी ये वाजे हो चुका है। यहाँ पर जब कोर्ट में भी उनकी पेशिश थी तो आपको याद हो तो वो भाग गए थे। उन्होंने कहा जी कि मेरे तो भाई का इंतकाल हुआ और मैं तो इसलिए, और कोर्ट ने ये पूछा कि जिस वक्त आपके भाई का इंतकाल हुआ था उस वक्त तो आप लंदन में बीच में रुक गए थे, तो वो लंदन में क्यों रुके थे वो सबके सामने आ गया है। नवाज शरीफ का उन्होंने एफिडेविट वहीं पे बैठ के साइन किया। वो तो बुरी तरीके से सियासी तौर पे एक्सपोज हो गए हैं, और सियासी तौर पे जाहिर है हम बड़ी वाज़े तौर पे इस बात को दोहरा भी रहे हैं, और अगर कोई भूलना चाहता है तो उसको हम याद भी दिला देते हैं। लीगली हम इसके अंदर इसलिए नहीं पढ़ना चाहते थे कि वो हमारा तज़किया ये था कि फिर एक हम सियासी पार्टी बना देंगे सुप्रीम कोर्ट को। जहाँ इल्ज़ाम लगाया गया है उस इल्ज़ाम की बिल्कुल क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन अगर हुकूमत उसके अंदर बराह रास्त इन्वॉल्व होती तो वो जो बयानियां बनाना चाहते थे मेरे ख्याल में उसके अंदर उनको कामयाबी हासिल होती। दो राय थी पार्टी के अंदर, आपकी जो राय है वो भी पाई जाती थी, लेकिन फिर मेजॉरिटी की राय ये थी कि पीटीआई को अपना मौक़िफ़ तो देना चाहिए, लेकिन इसके अंदर बराह रास्त पार्टी नहीं बनना चाहिए। और आपकी ज़ाती राय क्या है असद उमर साहब? मेरे ख्याल में ठीक फैसला किया था जी। मेरे ख्याल में सियासी तौर पे तो बिल्कुल इसको पूरी हमारी जिम्मेदारी बनती है को एक्सपोज करना। मेरे ख्याल में राना शमीम के तो कोई वो जो प्रोवर्बियल कपड़े जो हैं वो भी उतर चुके हैं, कोई बचा नहीं है उनकी तो स्टोरी के अंदर।
तो सियासी तौर पे उसका पूरा भरपूर तरीके से हमें अपना बयानिया बनाना चाहिए, लेकिन लीगल बैटल के अंदर हमें बराह रास्त नहीं पड़ना चाहिए। वो जो साकिब निसार की थी, वो फोरेंसिक का बहुत शौक था, फोरेंसिक भी करवा लिया, एक और टेलीविजन चैनल जो है उन्होंने फोरेंसिक करा के भी चला दिया, वो भी आपको पता चल गया, फोरेंसिक भी ने साबित कर दिया कि वो झूठा था। सर यही अलमिया है ना कि प्राइवेट चैनल्स फोरेंसिक करवा रहे हैं, ना कि रियासत अपने इदारों की, गो के जुडिशरी अदलिया को अपनी इज्जत, अपने वकार की बहाली खुद करनी है, और वो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान कर भी रहे हैं। जस्टिस अल्लाह साहब बड़े पेश होकर ये बात सुन रहे हैं, मगर बहरहाल खुद करनी चाहिए एब्सोल्युटली। मगर जो इख्तियारात हुकूमत वक्त के पास हैं वो तो किसी के पास नहीं है, इन टर्म्स ऑफ कि आप लोग कमीशन बना सकते हैं, उसको एम्पावर कर सकते हैं, इसकी पहल कर सकते हैं कि इदारे के किसी भी सतून के ऊपर इस तरह से एतमाद आवाम का ना उठे। ये बहुत क्रिटिकल और क्रूशल है। सो इसके अंदर भी महसूस हुआ कि साइड्स ली गई और देखा गया कि हमारा सियासी फायदा किस तरफ है, सियासी इनिंग्स खेल ली जाए और ये काम ना किया जाए। कल को ये मसाइल आपको भी दरपेश हो सकते हैं। हमारी तवील एक तारीख रही है जुडिशल इंटरवेंशन की। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता कि ये जो आपने वजह बयान की है उस वजह से हुआ है। हमने अदलिया की जो साख है उसको बहाल रखने के लिए फ़ैसला किया है कि ये अदलिया के या हमारे सियासी निज़ाम, हमारे आइनी निज़ाम के लिए अच्छा नहीं है कि इदारों को जो है वो नज़र आए कि किसी सियासी झुकाव का वो शिकार है। जुडिशरी खुद इसके अंदर लीड ले, एक जुडिशल प्रोसेस है वो अनफोल्ड हो रहा है, और जैसे आपने कहा बड़े भरपूर तरीके से हो रहा है। मेरे ख्याल में ये सही रास्ता है और यही रास्ता अपनाना चाहिए। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। इसी हफ्ते हुकूमत वक्त अपना नया मनी बिल पेश करने जा रही है और कितनी मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा ये है बड़ा ज़रूरी IMF को राज़ी करने के लिए, और कितना ये मुमकिन है, बड़ा वक्त कम रह गया, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापसी भी एक बहुत बड़ा हवा बनती दिखाई दे रही है हुकूमत के लिए। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। असद उमर साहब, मुझे एक और बात बताइएगा सर, नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर एक बार फिर चहमगोइयाँ स्टार्ट हो गई हैं, और अयाज सादिक साहब भी लंदन में मिलके आए हैं और वापस आके उन्होंने दावा किया है कि मैं इतना आपको वसूख से बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा कोई धमाका होने वाला है। अयाज सादिक साहब एक अच्छी रेपुटेशन के हामिल हैं, भड़कियाँ नहीं मारते, गलत बयानी नहीं करते, वापसी का भी तस्करा हो रहा है और कोई बड़ी डेवलपमेंट कह रहे हैं, बड़ा क्या हो सकता है? पॉलिटिकली व्हाट कम्स टू योर माइंड? 2.5 साल से तो हम ये बड़ी खबर जो है वो सुनने वाले हैं, और टाइम टेबल भी आ जाता है, कभी 2 महीने होते हैं, कभी 6 हफ्ते होते हैं, कभी 4 हफ्ते होते हैं। एक दफ़ा तो कुछ दिनों की भी बात आ गई थी, मुझे याद है कि दिनों के अंदर बात आ गई थी। 2.5 साल से सुन रहे हैं, आगे और भी सुनते रहेंगे। बड़ा धमाका क्या हो सकता है? उन्होंने, मियाँ साहब ने हैरट्स के अंदर कोई नई शॉपिंग की हो, कोई बड़ी ज़बरदस्त कोई चीज़ खरीद ली हो, या नया कोई लंदन का खाबा ढूंढ लिया हो, क्योंकि यही करते रहे पिछले 2-2.5 साल से। प्लेटें चमचे ठीक कराने गए थे, लेकिन वहाँ पे शॉपिंग करते हुए, खाने खाते ही नज़र आते हैं, हमें कोई इलाज करवाते हुए नज़र आए नहीं आज तक। और आपको, बिकॉज काबीना में भी ये बात एलिजिडली डिस्कस हुई है, हमें कुछ ज़राए से भी ये बात पता लगी है कि डिस्कशन हुई है। इमरान खान साहब की भी बात रिपोर्ट हुई कि नवाज शरीफ की नाअहली को ख़त्म करने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। देखें, उस दिन किसी ने, ये वज़ीर आज़म ने नहीं, किसी और ने ये टॉपिक रेज़ किया था, तो उस पर ज़ाहिर वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और हमारा पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है उसके अंदर। और वैसे भी एक आम पाकिस्तानी भी अगर ये सुनेगा तो ये किस किस्म के हम निज़ाम की बात कर रहे हैं, जिसमें एक वज़ीर आज़म के ओहदे पे बैठा हुआ शख्स सुप्रीम कोर्ट, सबसे आला अदलिया जो है, वो केस में कन्विक्ट करके एक फ़ैसला करके नायल करती है, और आप कहते हैं जी 4-5 साल अगर बाहर लंदन में ठंडी हवा में छुट्टी मना के वापस आ जाएं तो फिर उनको वज़ीर आज़म बनने की अहलियत होनी चाहिए। मेरे ख्याल में कोई भी ज़ी शऊर शहरी इस बात को मानने से इनकार करेगा कि ये कोई अच्छी तजवीज़ है। हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी हम चेमगोइयाँ सुनते रहते। इसलिए मैं तो ज़ाती तौर पर इन चीज़ों के ऊपर को बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालता, क्योंकि 100 में से 99 गलती साबित होती हैं, हो सकता है उसमें से एक को ठीक भी हो। ठीक है, और वापसी के आने के हवाले से सीधा जेल जाएंगे? जी, जो कानून है, जो कानून कहता है वही होगा, और कानून में तो यही लिखा हुआ है बड़ा वाज़े तरीके से। वो अपनी सज़ा उन्होंने पूरी नहीं की है, वो सेहत की बुनियाद के ऊपर कोर्ट ने इजाज़त दी उनको जाने की, और वापस आएंगे तो जाहिर है वो जेल ही जाएंगे। जो भी कानून कहता है वही होगा, कोई तरीके इंसाफ की पसंद या नापसंद से नहीं होगा।
बार एसोसिएशन ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त लेके अदालत चली गई है और अदालत इसको सुन भी रही है। तो अगर ये ताहयात नाअहली खत्म हो गई, बहुत अच्छी बात। एक बार फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी की अच्छी बात होगी। है खैर मकदम करेंगे आप इसका? नहीं, मेरे ख्याल में तो अगर हम ये आपके दोस्त जहांगीर खान तरीन साहब भी, उनका भी रास्ता हमवार हो जाएगा। तो मेरी तो दोस्ती और दुश्मनी की बात है ही नहीं, बात कानून की है, बात आइन की है। क्या ये एक ऐसी चीज़ है जो एक महज़ब माशरे के अंदर होनी चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। अपील का प्रोसेस है, हो सकता है फैसला मुझे पसंद आए, हो सकता है मुझे फैसला ना पसंद आए, लेकिन ये याद रखिए जो कह रहे हैं ना कि बहुत डर गए और पता नहीं क्या हो गया, हमारा सियासी मुकाबला 2018 में भी नवाज शरीफ के साथ ही था। नवाज शरीफ के खिलाफ ही हमने इलेक्शन लड़ा है, हम उन्हीं को, उनकी पार्टी को इलेक्शन हरा के आए, हमें मुकाबला करने के अंदर कोई परेशानी नहीं है। और वो अगर वजीर आजम बन सकते हैं या नहीं बन सकते, वो मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, वो आएंगे, वो सियासत करेंगे, अपनी कैंपेन चलाएंगे, एन फबेहा जरूर आए। पहले भी उनसे मुकाबला किया, आगे भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। असद उमर साहब, आपको पता है हमारे निज़ाम में व्हील्स विद इन व्हील्स हैं। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को भी बाहर भेजने के बाद उन्हीं ने खुद ही कली खोली और कहा कि किस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने जोर डाला जुडिशरी पे और उनके लिए फैसला किया गया। बड़े दो टोक अंदाज में इमरान खान साहब कहते थे नहीं भेजूंगा बाहर, फिर भी उसी काबीना ने फैसला किया और उनको बाहर भेजा गया। और उसके बाद उसी काबीना के बहुत से वज़रा ने आकर का गलती हो गई भी, हमारे साथ बहुत बड़ा हैंड हुआ है। अब हैंड किसने किया है? इधर तो पर जलते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करते हुए, बट दे व्हील्स विद इन व्हील्स। सो यू डू अंडरस्टैंड कि रास्ता हमवार करने के लिए बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं, मगर आपका यह मानना है कि आ जाएं, आपको रास्ता हमवार करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को आ जाएं, ठीक है। आपने उन्हीं से इलेक्शन उनके खिलाफ लड़ा था, मगर किस तरह लाया जाए, किस अंडरस्टैंडिंग पे लाया जाए? यू आर नॉट, इफ यू नॉट प्रिवी टू इट, यू आर ऑल्सो नॉट कंसर्न्ड बाय इट, यू मीन? मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें ना सिर्फ उनके आने पे कोई एतराज़ नहीं है, हम तो मुतालबा करते रहे हैं कि उनको वापस आना चाहिए। जाहिर है जो अगर हमने अच्छा फैसला किया, बुरा फैसला किया, कोर्ट ने ठीक किया, गलत किया, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना कि नवाज शरीफ झूठ बोल के बाहर गए। इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि उन्होंने झूठ बोला। और वो कल भी मैं सुन रहा था एक साहब को, वो कह रहे थे कि अगर उनके मुआलिजों ने इजाजत ग्रीन सिग्नल दिया तो वो एक दिन भी इंतजार नहीं करेंगे। यार मतलब इतनी भी पाकिस्तानी कौम बेवकूफ नहीं है। तो वो झूठ बोल के बाहर गए और झूठ बोल के इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान तो उनको बिल्कुल आना चाहिए। और राह हमवार कोई कर सकता है ये नहीं कर सकता, हम आपको सिर्फ ये बता सकते हैं। और मैं आपको डायरेक्ट, आप जाहिर है मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं बराह रास्त अपनी डायरेक्ट इमरान खान के साथ डिस्कशन, फैसल सुल्तान जिसको मैं भी बहुत ट्रस्ट करता हूं, इमरान खान भी बहुत ट्रस्ट करते हैं, और जिनका कोई मुस्लिम लीग नून से ना कोई ताल्लुक है, ना कोई इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक है, मेडिकल रिपोर्ट्स एज प्रेजेंटेड की बुनियाद के ऊपर वो फैसला किया गया था। मेजॉरिटी का ख्याल ये था, और मैं भी उस मेजॉरिटी के अंदर शामिल था, कि अगर वाकई में जिंदगी को खतरा है तो हमें यह बहुत नुकसानदेह होगा कि अगर हम नजर आए कि हम नहीं जाने दे रहे और खुदा न खास्ता उनका इंतकाल हो जाए। इसलिए वो फैसला जो है वो किसी के दबाव पर नहीं किया गया था। हाँ, रिपोर्टें जो है वो क्लियरली, उसमें तो कोई शक ही नहीं कि वो रिपोर्टें जाली थी। अब देखिए ना, अब वो रिपोर्टें जाली थी, मगर आपने खुरा नहीं लगाया कि रिपोर्ट जाली करने के पीछे कौन था। हमने कोई नवाज शरीफ के लिए कोई रास्ता नहीं हमवार किया हुआ, हमने उसके इराक वापस आने के अंदर कोई रुकावट नहीं की हुई, कोई लीगल प्रोसेस ऐसा नहीं है जो हमारी जिम्मेदारी थी और हमने नहीं किया। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मजीद एक्शंस आपने क्यों नहीं किए। यूके की गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान हुकूमत ने फलाना काम नहीं करना था, क्योंकि उन्होंने नहीं किया इसलिए हम वापस नहीं भेज रहे हैं। उनका वीजा एक्सपायर हो चुका है, अब देखें आगे करती क्या है बरतानिया की हुकूमत, वो भी देखने वाला होगा। अच्छा, अहम तरीन सवाल सर, अब जो आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में, नवाज शरीफ तो चले आएंगे, आपके लिए कितने मसले दरपेश होंगे आप देखेंगे। अभी तो एक खबर ये भी है कि एक शैडो कैबिनेट बना रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, वो भी मुकम्मल हो चुकी है। आसिफ अली जरदारी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, बराह रास्त डंके की चोट पे पैगामात दे रहे हैं कि आपको फारिग किया जाए फिर बातचीत होगी। देयर इज अ लॉट दैट्स कुकिंग, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल डिलीवरी, जिस तरह मैंने कहा 4.25 साल रह गए हैं, मुझे ये बताइएगा सर, अब कल को आप लोग एक सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल लेकर आ रहे हैं, स्टेट बैंक के का बिल भी उसमें शामिल है। साथ ही अब आपको बड़ी सख्त मुखालिफत का सामना होगा ऑपोजिशन से। अब ऑपोजिशन जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, जो सुनना नहीं चाहती, जो कायल नहीं होना चाहती, ऐसी सूरत हाल में कल कैबिनेट पेश करेगी, अप्रूव करेगी, फिर नेशनल असेंबली जाएगा, सेनेट में पहुंचा तो 2 हफ्ते उधर लगेंगे। 12 जनवरी की IMF की डेडलाइन,
किस तरह पूरी होगी असद उमर साहब? अच्छा, ये जो आपने सारी बातें की तो बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं कि बड़ी अपोजिशन जो है ना सुनना चाहती है ना समझना चाहती है और सख्त मुखालफत करेगी, लेकिन इसमें नई बात क्या है? आपने शहबाज शरीफ की भी बात की, आसिफ जरदारी की बात की, सब में नई बात क्या है? मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, सारे पाकिस्तान, आप मीडिया के जरिए ये खबरें आती रही हैं सारे अवाम को, मेरे पास आती रही हैं, कभी 3 महीने की डेट, कभी 2 महीने की डेट और एक दफा चंद दिनों की डेट, और मैं बताता हूँ वो कौन सा ओकेजन था। जी 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 बताइए। नई बात यह है कि 172 वोट लेने थे, 178 वोट लेके अप्रैल के अंदर इमरान खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने मिरेक्युलसली ले लिया और उसके बाद जॉइंट सेशन कॉल ऑफ करना पड़ा, खुद बुलाया हुआ, सारे इत्तेहादी रूठ गए, उनको पहुंचा दिया गया वापस और आपको बुलडोज कराने का मौका मिल गया अपने सारे बिल्स। ये नई बात है कि जिसने सारे काम कराए या मदद दी आपको, वो इस बार आपके साथ ना होए तो सर क्या करेंगे आप लोग? गो के अब IMF की बात है, शायद वो हो ही, कहां जाने, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, विच वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी ऑपोजिशन ये बात समझती है कि ऑप्शन नहीं है कोई, ये काम हमने ना किया तो क्या होगा, ये भी समझाइएगा जरा। अच्छा, मैं फिर वही बात दोहरा देता हूं, आप उस वक्त के टीवी के प्रोग्राम देख लें, उस वक्त के ऑपोजिशन के बयानात देख लें, और उस वक्त भी यही कहा जाता था कि अब जो है ना वो फलाना दूर हो गया तो इसलिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वोट नहीं मिल रहे। जो स्टेटमेंट्स आई थी हफीज शेख के इलेक्शन के अगले 48 घंटे 72 घंटे वो उठा के देख लीजिए क्या कहते थे, और उसमें जो आज बात की जा रही है उसमें क्या फर्क था। इसी तरीके से ये जो बिल पास करने की बारी आई थी, हमारे अपने इत्तेहादी थे, हमसे बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आपने हमें जो है ऑन बोर्ड नहीं लिया है, आप हमें तफसील से पहले हमारे साथ बात करें, जेन्युइन मुशावरत करें, और हमारी अगर कोई इसके तजावीज़ होंगी उसके अंदर उसको एडजस्ट करें और फिर आप कर लें। और यही हुआ, वो एडजस्टमेंट भी की गई, अमेंडमेंट्स की गई और वो पास हो गया। सो नई कोई बात नहीं है। हाँ, कहा यही जा रहा है जो आप कह रही हैं, कहा यही जा रहा है, इसको हम बार हाथ डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं। अच्छा, IMF के अब उसके ऊपर आ जाए जी। देखें, IMF का प्रोग्राम जो है उसको मुकम्मल करने के लिए कुछ शराइत हैं, उस शराइत के अंदर से लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है, उस लेजिस्लेशन को हम असम्बली के अंदर लेकर जा रहे हैं और उसमें बिल्कुल हम चाहते हैं कि अपोजिशन जो है भरपूर तरीके से शिरकत करे। अगर उसके अंदर कोई बेहतरी वो बताना चाहते हैं तो ज़रूर उसका जिक्र करें, उसके ऊपर डिबेट करें, लेकिन आखिर में ये लेजिस्लेशन हमें करनी है। जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल है वो तो सिटिंग हुकूमत का एक इख्तियार होता है, वो बड़ा आइन उसके बारे में वाज़ेह है। नेशनल असम्बली के अंदर आपके पास मेजॉरिटी है तो आप अपनी मर्जी का बजट बनाते हैं, अगर आपके पास वोट है तो वो तो बड़ा सिंपल है। जो स्टेट बैंक एक्ट है उसके ऊपर ज़रूर कोई अच्छी राय है तो वो ज़रूर दीजिए। पार्लियामान की ओवरसाइट किस तरह बेहतर की जा रही है सर? बिकॉज सेनेटर रजा रब्बानी समेत ऑपोजिशन जो है इंक्लूडिंग ख्वाजा आसिफ, वो तो कह रहे हैं कि हमने स्टेट बैंक और मुल्क को गिरवी रख रहे हैं हम IMF के साथ ये काम करके, हम इसके बाद तो ना मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर कोई इख्तियार होगा, ना गवर्नर स्टेट बैंक किसी को जवाब दे होगा और बिल्कुल मुबर्रा होगा पार्लियामान से। ये यकसर आप कह रहे हैं कि झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने शायद पढ़ा नहीं है, सीनियर लोग हैं, मैं तो नहीं बोलना चाहता कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने जाहिर है पढ़ा हुआ नहीं है। उसके अंदर जो पार्लियामेंट को अभी रिपोर्टिंग होती है उससे कहीं ज़्यादा की जा रही है, ज़्यादा अकाउंटेबल किया जा रहा है। और जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का भी जो है वो टेक्निकल डिटेल हो जाएगी, लेकिन हम पिछले 2 साल से जिस तरीके से हैंडल करें वो क्या बुनियादी, चले मैं बता देता हूँ, इतनी भी टेक्निकल नहीं है। हुकूमतों ने नोट छाप छाप के बेड़ा गर्क कर दिया, इस मुल्क को डुबो दिया अपने कर्जों के बोझ तले, और उससे अफराते ज़र बढ़ी है। कानून सिर्फ ये कह रहा है कि हुकूमतें ये काम अब नहीं कर सकेंगी और जितनी चादर है उस चादर को देख के पैर फैलाना है। ये अगर कोई बोलता है कि पाकिस्तान के साथ ये दुश्मनी है, ये पाकिस्तान के लिए ख़राब है, तो मुझे मंतक बता दें कि किस मंतक से वो कह रहे हैं कि ये ख़राब है पाकिस्तान के लिए। ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, और मुझे ये बताइएगा कि अब आप कह रहे हैं कि इसको तो बहरहाल तरमीम के लिए ओपन है, ऑपोजिशन अपनी राय लाए किया जाएगा, मगर अब 350 से 400 अरब के GST एग्जेम्पशन जो आप करेंगे, सेल्स टैक्स का रेट भी बढ़ आए, पेट्रोलियम लेवी जो हम देख रहे हैं कि वो भी तकरीबन 4 से 5 रुपए फी लीटर बढ़ रही है, ऊपर जा रही है। 550 अरब के इजाफी टैक्सेशन का बोझ मुतवक्के है, रिपोर्ट हो रहा है। अवाम कैसे बर्दाश्त करेगी असद उमर साहब ये सारा? CPI बेस्ड इन्फ्लेशन हमारी ऑलरेडी 11.53% के ऊपर रही है नवंबर 2021 में। अवाम की तो चीखें निकल आई हैं जो आप बराह रास्त ऑन ग्राउंड महसूस कर रहे हैं इलेक्शंस में। जहाँ तक इन मेजर्स का ताल्लुक है, इसके अंदर ज़्यादातर जो मेजर्स प्रपोज किए जा रहे हैं, ज़ाहिर फाइनेंस मिनिस्टर उसकी तफसील बताएंगे, वो चीज़ें नहीं हैं जो अवाम के बराह रास्त इस्तेमाल की चीज़ें हैं।
सो इसके ऊपर मिनिमम वो इम्पैक्ट है, उसके अंदर शायद कुछ ऐसा होगा, कुछ आइटम है, लेकिन ज़्यादातर आइटम वो नहीं है। जहाँ तक पेट्रोल की आप बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, जब तेल की कीमतें ऊपर जा रही थी तो वज़ीर आज़म जो है मुस्तकिल जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसको भी कट करते रहे और सेल्स टैक्स को भी कट करते रहे। और आइडिया उस वक्त यही था कि जब प्राइसेस नीचे जाएंगी, जैसे अब कुछ गुंजाइश पैदा हुई है, तो उसको जो है वापस दोबारा से जो है पीडीएल को और सेल्स टैक्स को कुछ रिकवर किया जाएगा। अभी भी वो उसकी पीक सतह से बहुत नीचे हैं दोनों इस वक्त। मगर असल उमर साहब, अब देखें ना, टाइमिंग का बड़ा इशू। आप कह रहे हैं, ये बाय द वे मुजम्मिल भी कह रहे थे कि इसके ऊपर एग्जेम्पशंस जो हैं वो ज़्यादा इंपोर्टेड आइटम्स और महंगी चीज़ों पे है, आम आदमी इतना मुतासर ना हो, मगर बहरहाल उसका एक राउंड अप इफेक्ट तो आएगा आने वाले दिनों में। मेरे दो बड़े इशूज़ हैं अभी सर, जो मैं समझने से कासिर हूँ, क्योंकि अभी आपकी 12 जनवरी की डेडलाइन है IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग की। उससे 2 हफ्ते कबल तो उनको आपको भेजना होता है कि भाई हमने अप्रूव करा दिया, सारा काम है कि उनके डायरेक्टर्स वगैरह बैठ के उसके ऊपर गुफ्तगू नीत करें, बैठ के देखें और फिर मीटिंग हो और फैसले हो। आप लोग ये टाइमिंग कैसे मीट करेंगे? अभी तो काबीना ने इसको अप्रूव करना है, देन आई सेड नेशनल असेंबली, देन आई सेड 2 हफ्ते सेनेट के मजीद आगे, और अगर इसके अंदर अगर ऑपोजिशन की भी तरमीम लानी हो, जो कि लानी होंगी, तो ये क्या होगा मजीद? अब आप डेडलाइन आगे करवाएंगे? जी, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, जो आइन के अंदर लिखा हुआ है टाइम, जो प्रोसेस है वो तो प्रोसेस पूरा होना है। अगर वो प्रोसेस 12 जनवरी से पहले पूरा हो सकता है तो उससे पहले हो जाएगा। अगर वो नहीं पूरा हो सकता तो आइन में तो कोई कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं होगी ना, तो उसमें कोई ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है ऑपोजिशन को या किसी और को। स्टेट बैंक में जो सेनेट के अंदर जाएगा वो डिपेंड करेगा, सेनेट की मेजॉरिटी अगर फील करती है कि ये मुल्क की बेहतरी के लिए है और इसको पास कर देना चाहिए 12 जनवरी की डेडलाइन से पहले, तो वो पास हो जाएगा। अगर मेजॉरिटी ये नहीं चाहेगी तो 12 जनवरी से पहले पास नहीं होगा। ये तो मतलब इसमें स्पेकुलेशन की ज़रूरत नहीं, पता चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हुकूमत जो है कोई गैर कानूनी काम कर दे, वो नहीं होगा। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, ये बिल्कुल मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि अगर वो चाहेगी, उनको तो चाहत उनकी पैदा की भी जा सकती है इस मुल्क में, मगर अगर ना चाहे तो फिर आप IMF से मजीद डेडलाइन आगे करवाएंगे ना? जी, अगर 12 तारीख तक महर नहीं पास होगा तो नहीं पास होगा ना। वो अब IMF डेडलाइन आगे करती है या IMF एक्सेप्ट कर लेती है प्रोसेस को, ये भी तो पॉसिबल है ना कि IMF एक्सेप्ट कर ले प्रोसेस को कि अच्छा ठीक है, ये यहाँ तक आप पहुँच गए लेकिन अभी मुकम्मल होने में थोड़ा टाइम और लगेगा। वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और IMF बेहतर उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। तो दोनों में से 3 ही आउटकम्स इसकी हो सकती है। एक ये कि प्रोसेस उससे पहले मुकम्मल हो जाए। करते हैं, हाँ ठीक है, और दूसरा मैं कह रहा था 3 डिफरेंट आउटकम्स हो सकती हैं। एक तो ये कि इत्तेफाक हो जाए, दूसरा ये है कि हम उससे पहले ना मुकम्मल कर सकें लेकिन IMF मान जाए कि अच्छा इस लेवल तक तो आप ले आए थे तो चले हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाकी बाद में कर लीजिएगा। और तीसरा ये है कि उनसे डेडलाइन आगे ली जाए, पता चल जाएगा। मैं मुझसे बेहतर पोजीशन में होंगे फाइनेंस। और तीसरा ही मुमकिन लग रहा है सर, बिकॉज पहला नहीं होता दिखाई दे रहा, दूसरा हाँ ठीक है मगर ठीक है, मुझे लग रहा है तीसरा ही मुमकिनात के ऊपर है, बिकॉज वो तो इतने आराम से कायल होंगे नहीं सर, और IMF इस तरह बात मानेगी नहीं। दे बीन वेरी क्लियर ऑन हाउ दे नीडेड, पार्लियामान से पास शुदा उन्हें काम चाहिए। मगर सर मुझे लगता है आप ज़ाती तौर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर से इत्तफाक करते हैं इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के हवाले से कि इंपोर्ट्स कर्टेल की जाएं। व्हाट्स योर व्यू ऑन इट सर, एंड व्हाट्स रॉन्ग? जो ट्रेड डेफिसिट जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और इतनी तेज़ी से पहुँचा है कि हमारे सारे एस्टिमेट्स बिल्कुल दे ब्लोन अप इन द एयर। फकत पहले 5 माह के अंदर ही आप जो डिजिट्स देख रहे हैं, क्या आपकी क्या इसके ऊपर मुख्तसरन राय है? मेरी मुख्तसरन राय ये है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो बलून किया है और जो ट्रेड डेफिसिट बलून किया, उसकी बुनियादी वजह इंटरनेशनल प्राइसेस हैं। मैं हर महीने काबीना को एक प्रेजेंटेशन करता हूँ जिसके अंदर मैं तज़िया देता हूँ मईशत का कि क्या हो रहा है। और लास्ट जो कैबिनेट थी उसके अंदर मैंने प्रेजेंटेशन की थी कि नवंबर तक का जो डेटा हमारे पास आया है उसमें तकरीबन 80% से ज़्यादा इंपोर्ट की ग्रोथ जो है वो प्राइसेस से आ रही है। वो आपकी कोई हुकूमत की पॉलिसी से नहीं है, वो इंटरनेशनल प्राइसेस से आ रही है। सो एक तो मेरा ये कमेंट है कि ये जो डेफिसिट बढ़ा है उसकी बुनियादी वजह जो है वो ग्लोबल कमोडिटी प्राइस साइकिल है।
दूसरी, और ये जैसे मॉडरेट होगा तो आपको उसके अंदर बेहतरी भी नज़र आनी चाहिए। दूसरा, जहाँ तक स्टेट बैंक का इंटरेस्ट के इंक्रीज़, और ज़ाहिर है स्टेट बैंक आज़ाद इदारा है, मैं स्टेट बैंक के बोर्ड पे भी काम कर चुका हूँ, मैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो सेट करती है इंटरेस्ट रेट, उस पर भी स्टेट बैंक के सर्व कर चुका हूँ, और मुझे पता है कि हम आज़ाद तरीके से फैसला किया करते थे, हुकूमत की मंशा के मुताबिक नहीं किया करते थे। अभी भी यही सूरत हाल है। तो जो उन्होंने समझा उनके ख्याल में बेहतर था, उन्होंने वो फैसला किया। कथा कलामी महफूज उमर साहब, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। ओवर टू कराची फॉर अ सेकंड। ऑरेंज लाइन मंसूबे पे हमने बहुत रिपोर्ट किया, कराची भी मैं आई थी, उधर भी हम लोगों ने कच्ची आबादियों को भी कवर किया, इंक्रोचमेंट्स को भी कवर किया, एंड देन ये भी हिस्सा देखा जा रहा था। सिंध गवर्नमेंट ने ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन को बरवक्त बनाने के लिए के गर्ज से 2020 में जो वफाक से कंट्रोल्ड है, जिसको आप हेड कर रहे हैं, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी से मदद लेने का फैसला किया था। और फिर इसी की मद में आप सिंध गवर्नमेंट ने 50 करोड़ रुपए SIDCL को दिए इसी साल के बिगिनिंग में, जनवरी 2021 में। वो दिन है, आज का दिन है। इनकी 20 बसें जो आप लोगों को कहीं थी लाने को, वो लाई नहीं गई। आपने अभी हाल ही में कहा था कि बैठ जाए मेरे साथ उवैस कादिर शाह, मगर वो बहरहाल आप लोग बैठे नहीं बैठे, मुझे नहीं पता। अगर आप हमें जवाब दे दें सिंध गवर्नमेंट के हवाले से कि ऑरेंज लाइन की 20 बसेज अभी तक क्यों नहीं पहुंची, बाकी सब पहुंच चुकी हैं आप लोगों के अपने प्रोजेक्ट्स की। बिल्कुल आपने सही कहा कि यह दावा किया गया कि जनवरी में उन्होंने हमें पैसे दिए थे और आज तक हमने कुछ नहीं किया। मैं उसके कागजात की कॉपी अपने सोशल मीडिया वालों से और दूसरे लोगों से ट्वीट करवा चुका हूं। हमारे पास पैसा जो दिया गया था वो जून के वस्त में सिंध हुकूमत ने पैसा दिया, और उसकी रसीद की, मज़े की बात यह है, उसकी रसीद की कॉपी खुद सिंध हुकूमत ने सोशल मीडिया पे पहले डाली थी, और जो मैंने डाली वो थी LC ओपनिंग डेट, जिसमें वो बस की LC ओपनिंग डेट थी। सिंध हुकूमत से पैसा मिलने और SIDCL के LC खोलने, यानी तमाम प्रोसेस कंप्लीट करने में टोटल 35 दिन का गैप था। सिर्फ 35 दिन के अंदर हमने अपना काम मुकम्मल कर दिया था, और ये शवाहिद जो हैं ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, डॉक्यूमेंट्स। अगर आप चाहें तो प्रोग्राम के बाद मैं आपको भी भिजवा सकता हूं। हाँ ठीक है। सो यानी कि आप कह रहे हैं कि इधर बदएतमादी इस अरूज पे पहुंच गई है कि अब फॉल्स स्टेटमेंट्स भी गर्दिश कर रही हैं वुज़रा की। चीफ मिनिस्टर खुद भी नाला रहते हैं कि आप लोग ओवरसाइट इस लेवल तक करते हैं कि डुप्लीकेट हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स, उनसे बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया जा रहा है एक मुंतखब हुकूमत को जिसको वोट दिए गए हैं। आई मीन अपने तय फैसले कर देना कौन से गली में, कौन से नेबरहुड के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट करना है। इस सवाल आपने इस इशू को एड्रेस किया है? क्योंकि इस साल अलोन अगर मैं गिनती करूं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आप हंस पड़े हैं असद उमर साहब? वो दुख में नाला और निढाल हो जा रहे हैं और आप हंस रहे हैं बैठ के। मेरे पास दो चॉइस हैं कि या तो मैं इन बातों के ऊपर हंसूं या रोऊं। मुझे ये बताएं कि ये NEC की जो मीटिंग थी ना, उसमें भी बड़ा गिला किया उन्होंने, मुराद अली शाह ने। उन्होंने कहा वजीर आजम साहब आप जो है वो सिंध के अंदर गलियां और नालियां बना रहे हैं, और क्या ये वफाक का काम होता है? वो सुनते रहे थोड़ी देर, उसके बाद महमूद खान ने कहा कि वजीर आजम इनको नहीं चाहिए, खुदा का वास्ता मेरे सूबे में बनवा दें। ये काम इसलिए वफाक को करना पड़ रहा है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये वफाक का काम नहीं है। ये काम वफाक को करने क्यों पड़ रहे हैं? आप कराची में आके लोगों से मिली हैं, क्या बोला था आपको लोगों ने कराची के? वो शहर जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान का टैक्स देता है, उस शहर को तरसा दिया गया है। ना कचरा साफ करने का कोई निजाम, ना निकासी है आपका, कोई मंसूबा बड़ा पानी का नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट का मंसूबा नहीं। इसलिए वफाक ने अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर यह फैसला किया। और चले मैं आपको आखिरी बात ये इजाजत वाली भी बता दूं, फिजिकल काम ग्राउंड पे हो ही नहीं सकता जब सिंध हुकूमत का कोई ना कोई नुमाइंदा या डिपार्टमेंट उसकी इजाजत ना दे। तो ये बात कहना कि बगैर इजाजत के, बगैर कोऑर्डिनेशन के हो रहा है, ये माजरत के साथ बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हां, ये जरूर हो रहा है कि वो काम जो 100% सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी, वो काम जो है वफाक कर रही है। और ये सिर्फ डेवलपमेंट के काम नहीं है। हमें तकरीबन 1 साल हो गया, आपने बहुत टीवी प्रोग्राम में सुना होगा, बड़े बड़े दावे किए गए थे कि वैक्सीन का क्या किया जाएगा।
एक वैक्सीन भी सिंध के किसी शहरी को सिंध की हुकूमत ने लाके नहीं दी। 100% जो वैक्सीन दी गई है, जिनकी रकम सिर्फ सिंध के अंदर जो वैक्सीन लगाई गई है वो तकरीबन 30 अरब रुपए से ज्यादा उसकी मालियत बनती है, वो वफाक ने अपनी खरीद के सिंध के शहरियों को दी है। तो जब सिंध की हुकूमत नहीं करती, क्या करें, हैं तो पाकिस्तानी, फिर हमें काम करना पड़ता है। नहीं, यानी कि फिर ये कराची वाले समझ चुके होंगे इस बात को। आपकी 14 सीटें जो निकाली हैं कराची से, अगले इलेक्शन में तो 28 हो जानी चाहिए फिर मिनिमम। असद उमर साहब क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह ताला आपको कराची के 2023 के जब रिजल्ट्स आएंगे तो आपको हमारी बातें याद आएंगी और आप कहेंगे कि वाकई में इन्होंने कुछ कराची में काम किया है, जब ही कराची एतमाद कर रहा है। मैं ये शॉट रखूंगी अपने पास। नंबर तो मुझे पता है आप किसी हाल नहीं देंगे। 14 सीटें घटती हैं बढ़ती हैं, इतना कह सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आपने इशारा दिया कि बढ़ेंगी। मेरे अगर आप मेरी जाती राय पूछें तो मेरी जाती राय के मुताबिक, अभी की मैं बात कर रहा हूं, जाहिर है सियासत के अंदर 1.5 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, 1.25 साल। मेरे ख्याल में हमारी तकरीबन इतनी सीट्स मिलेंगी। हो सकता है इसमें 2-3 सीट्स का इजाफा हो जाए, हो सकता है 1-8 सीट का कमी हो जाए। बढ़ने के चांसेस ज़रा से ज़्यादा हैं, कम होने के कम है। बॉल पार्क तकरीबन इतनी सीटें आपको, यानी 2/3 सीट्स जो हैं कराची की, वो इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ लेगा अगले इलेक्शन में। मगर कराची का इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन आपको कैसे माफ करेगा जिसको गैस नहीं मिल रही? सारिफीन, घरेलू सारिफीन कैसे माफ करेंगे जिनको हमाद अजहर ने कहा दिन में 3 दफा गैस दी जाएगी, जिनको रजाक दाऊद ने कहा कि तमाम तर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस दी जाएगी? उनकी तो चीखें निकल आई हैं सर। वो तो एप्टमा का सदर हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो, लोकल ट्रेडर्स हो, घरेलू सारिफीन हो, यकीन मानिए हम जिधर जाते हैं सर वो तो गालियां ही दे रहे हैं अभी। अच्छा, वो इसलिए माफ़ करेंगे, 2 चीज़ों की बात करते हैं जो वफाक बराह रास्त फराहम करती है। मंसूबों की तो हमने पहले जिक्र कर लिया, बिजली और गैस है। कराची में 2850 मेगावाट बिजली आ रही थी पीक समर के अंदर जो आती थी, और उसके अंदर कोई खातिर खा तब्दीली नहीं हुई थी। कम से कम वफाक की तरफ से उसके अंदर कोई खातिर खा तब्दीली नहीं की गई थी। KESC ने कुछ थोड़ी, के इलेक्ट्रिक ने अपनी कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ाई थी, वो भी थोड़ी कैपेसिटी बढ़ी थी। सिर्फ 3 साल के अंदर ये 2850 जो है वो बढ़ाकर 5000 मेगावाट पे ले जा रहे हैं। पिछले साल ऑलरेडी 400 से 500 मेगावाट का इजाफा हो चुका था, जो कराची की तारीख में इतनी ज़्यादा बिजली की सप्लाई की बेहतरी नहीं देखी कराची ने, जो इस 5 साल में देखेगा। तो एक तो शुक्रिया कराची इस बात का अदा करेगा, लेकिन शुक्रिया क्या अदा करेगा, हक बनता है कराची का, कोई एहसान नहीं है कराची के ऊपर। दूसरी चीज़, गैस के ऊपर आ जाए। गैस जो है, मैं कराची में कारोबार करता रहा हूँ आज से 25 साल पहले से। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज कराची के अंदर, पोर्ट कासिम के अंदर लगी हुई है, और कराची में सर्दियों के अंदर गैस की लोड शेडिंग होना इंडस्ट्री में एक दिहाइयों की रेगुलर नॉर्म है। इस दफा जो है प्रोसेस इंडस्ट्री को गैस नहीं बंदिश हो रही, इस दफा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की बंदिश नहीं हो रही। और हमने तो जनरल इंडस्ट्री की वंस एक हफ्ते में एक छुट्टी का ऐलान किया था, जो जैसे मैंने कहा पहले कई सालों से होता रहा है, वो भी स्टे ऑर्डर हुआ है। इस वक्त तो उनको भी गैस मिल रही है। और एक वजह जो इस वक्त घरों के अंदर कम गैस जा रही है, उसकी वजह ये है कि सर्दियों में अमूमी तौर पर जो जनरल इंडस्ट्री को हफ्ते में एक दफ़ा बंद किया जाता, वो कोर्ट ऑर्डर की वजह से उनको बंद नहीं करने दिया जा रहा, उसकी वजह से घरों के अंदर ज़्यादा कमी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है। आने वाले दिनों में आपसे मजीद सवाल होंगे। सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन का एक ख़त भी है जो हमारे जहन में आता है कि जो मजीद पावर डिमांड कर रहे हैं चाइनीज़ अथॉरिटीज़ से। गो के तहरीक इंसाफ का गिला रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज़्यादा पावर बढ़ा दी थी। अलॉट मोर ऑन दिस, पर आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।